दोस्तों 15 अगस्त सन 1947 इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने जन्म लिया था। एक ऐसी जगह जहां 550 रियासतें हैं, वहां डेमोक्रेसी भी हो सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक कॉमन दुश्मन ने हम सबको एक किया और आज भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी की पूरे वर्ल्ड में मिसाल दी जाती है। लेकिन दोस्तों चीजें उतनी साफ नहीं है जितनी कि वो नजर आती है। कई रियासतें, कई क्षेत्र और कई लोग ऐसे हैं जो इस लोकतंत्र के ढांचे को पसंद नहीं करते और इस नापसंदगी का अंजाम वही होता है जो आजकल मणिपुर में हो रहा है। दोस्तों इस नापसंदगी में आतंकी समूह भी है, दो अलग देशों की मांग भी है और एक राजवंश का गुमान भी है और कई आदिवासी समूह ऐसे भी हैं जो अब शांति के रास्ते को छोड़ चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमारी पिछले 76 सालों की कुछ गलतियां भी हैं जिसने जख्मों को भरने की बजाय सिर्फ कुरेदा है। ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं मणिपुर का वो विद्रोह जो आज से नहीं तकरीबन 70 सालों से वहां हो रहा है। और दोस्तों आज उस विद्रोह की पीक आ चुकी है। अपने ही राज्य में, अपने ही घरों में लोगों को डर है क्योंकि उनकी जान ली जा सकती है और वो भी अपने ही लोगों के द्वारा। लेकिन क्यों आखिर मणिपुर के लोग मणिपुर को जलाना चाहते हैं? क्यों आज मणिपुर जल रहा है? चलिए ये जानते हैं सब कुछ बड़े ही विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत चौहान और आज की वीडियो का टॉपिक है कि मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत सी कड़वी सच्चाई पर आधारित होने वाली है। मणिपुर को जलने की कगार तक पहुंचाने के जिम्मेदार जो भी है, हर उस पक्ष के बारे में आज हम बात करेंगे और उन्हें बेनकाब करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी जगह की ज्योग्राफी ही उस जगह की पॉलिटिक्स को डिसाइड करती है। मणिपुर की ज्योग्राफी पर नजर डालें तो ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके बीच में थोड़ा सा मैदानी इलाका है। साल 1947 में इसी मैदानी इलाके के राजा थे बोधचंद्र सिंह और उन्होंने अपनी रियासत मणिपुर को भारत सरकार के हवाले कर दिया था। वैसे तो अब ये रियासत लोकतंत्र का हिस्सा थी, लेकिन इस फैसले को लेते समय माना जाता है कि राजा बोधचंद्र ने लोकतंत्र का सहारा नहीं लिया था और उनकी और दूसरी ट्राइब्स के बीच भारत में मिलने को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। अब वो रियासत के राजा है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों असल में उनकी रियासत अलायंस यानी गठबंधन में थी और ये अलायंस था कुकी, नागा और मैतेई जनजातियों के साथ। मैतेई जो कि मैदानी इलाकों में है और कुकी और नागा वो ट्राइब्स हैं जो पहाड़ों में रहा करती थी। आज मणिपुर में जो विद्रोह चल रहा है वो इन्हीं तीनों कम्युनिटीज के आसपास ही घूमता है। वैसे तो मणिपुर में कई सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन पहाड़ों में अधिकांश लोग कुकी और नागा के रहते हैं और मैतेई मैदानों के राजा हैं जिनका ओरिजिन म्यांमार से माना जाता है। इन सभी ग्रुप्स के बीच आपस में हमेशा तनातनी बनी रहती थी और इस तनातनी के पीछे मुद्दा था कि कंगलीपक पर आखिर किसका हक है। दोस्तों कंगलीपक मणिपुर का ही पुराना नाम है जिसका मतलब होता है सूखी जमीन। लेकिन इस सूखी जमीन पर खून के छींटे हमेशा गिरते रहते थे क्योंकि कुकी और नागा ट्राइब्स और मैतेई का आपस में झगड़ा चलता रहता था। दोस्तों हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ट्राइब्स सिर्फ मैदानों पर रहने वाले मैतेई से लड़ते थे, उनकी आपस में भी बहुत लड़ाइयां होती थी। दोस्तों इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ट्राइब से निकले हैं और इन सब का यही मकसद है कि मणिपुर को एक अलग देश बना दिया जाए। तो इस पर बात करने से पहले लौटते हैं वर्ष 1947 में। साल 1947 में अलग अलग हिस्सों में बटी मणिपुर की रियासत एक होकर भारत सरकार में यूनियन टेरिटरी बन गई। दोस्तों अब तक जो खून खराबा हो रहा था, एक डेमोक्रेसी में उसका अंत हो जाना चाहिए था। लेकिन डेमोक्रेसी के कारण ये खून खराबा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता गया। 1947 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिलने के बाद कई बड़े फैसले हुए जिसने इस आग को भड़काया भी और बढ़ाया भी। ऐसा एक फैसला था कुकी नागा जैसी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देना और मैतेई कम्युनिटी को सामान्य रिजर्वेशन मिलना। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जब भी किसी कम्युनिटी को स्टेटस मिलता है तो उसे बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे नौकरियों में उनके लिए सामान्य वर्ग के मुकाबले काफी कम कंपटीशन हो जाता है और दूसरी कई सरकारी योजनाओं से उन्हें फायदा मिलता है। दोस्तों इन लिस्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलने के बाद उन्हें काफी ज्यादा सहूलियत दी जाती है ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और अपने कल्चर को बचा सके। मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब्स ना मानना शायद उस समय की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि उसके बाद एक तरह से पहाड़ों पर रहने वाले समुदाय उनके मुकाबले ज्यादा मजबूत हो चुके थे। मैतेई के लोग अब जमीनें नहीं खरीद सकते थे
और उसी तरह आजाद नहीं रह सकते थे जैसे वो अपने रजवाड़ों के दिनों में रहा करते थे। दोस्तों, इस गलती को ठीक करने के लिए कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक ऑर्डर आया और मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन देने के लिए दिशा निर्देश दे दिए। लेकिन दोस्तों, यही ऑर्डर आज के समय में मणिपुर में चल रही हिंसा का बहुत बड़ा कारण बना। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, क्योंकि इस गलती को ठीक करने के लिए जो फैसला आना चाहिए था वो काफी लेट आया और इस फैसले के आने तक एक और बड़ी चीज हो गई थी और वो थी साल 1963 में विधानसभा सीटों का बंटवारा। इस बंटवारे के समय जनसंख्या के आधार पर मजबूत मैतेई कम्युनिटी के पास सीटें ज्यादा आ गई और यही कारण है कि साल 1963 से लेकर आज तक वही सरकारें बन रही हैं जो कि मैतेई समुदाय चाहता है। अब इस तरह की सरकारों में दिक्कत ये होती है कि इनके अच्छे फैसलों को भी गलत फैसला मानकर उसका प्रोटेस्ट किया जाता है। हाल फिलहाल में साल 2023 में हुए दंगों की बात की जाए तो ऐसा ही एक फैसला था जिसमें जंगली जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए मणिपुर सरकार ने एक बिल निकाला था। दोस्तों, ये बिल बहुत ज्यादा विवादित बिल था क्योंकि इस बिल के अंतर्गत एक खास इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्क कर दिया गया था। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये एरिया अधिकतम उन्हीं इलाकों को कवर करता है जिसमें पहाड़ों की ट्राइब्स रहती है। इस एक्ट को पास किया गया और लोगों को घरों से निकालकर उनके घर तोड़े गए। दोस्तों, ट्राइब्स और मैतेई के बीच दंगे और प्रशासन की तरफ से पक्षपात तो पहले से ही चलता रहता था, लेकिन इस एक्ट ने सारी दीवारों को गिरा दिया और आज मणिपुर को वहां पहुंचा दिया जहां उसे नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, अब तक आपको इस सारी समस्या का बेस तो समझ ही आ गया होगा। अब बढ़ते हैं उन सवालों की तरफ जिनसे हर कोई आज भागना चाहता है, चाहे वो मैतेई समुदाय हो, ट्राइब्स हो या फिर मणिपुर प्रशासन हो। दोस्तों, मणिपुर प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल तो यही होना चाहिए कि अगर ट्राइब्स के पास अनुसूचित जनजाति होने का दर्जा प्राप्त है तो उन्हें उनके परिवेश से नहीं हटाया जा सकता। ऐसे में इस तरह का नियम बनाकर अगर वो जंगली जीवन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें उन ट्राइब्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए जो कि वहां रहती है, वरना होगा क्या, जंगल तो बच जाएंगे लेकिन ट्राइब्स नहीं बचेगी। दोस्तों, सवालों का दूसरा हिस्सा मैतेई समुदाय से है कि आखिर क्यों उन्हें किसी भी कीमत पर अनुसूचित जनजाति का हिस्सा खुद को कहना है। जब वो लोग वहां पर मेजोरिटी में हैं और सरकारें भी उन्हीं के हिसाब से बन रही है तो आखिर क्यों दूसरी ट्राइब्स के साथ और भी ज्यादा पक्षपात करके वो लोग युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, अब अगर कुकी और नागा ट्राइब्स की तरफ जाए तो वो ट्राइब्स भी गलतियों के मामले में पीछे नहीं है। वो लोग जानते हैं कि प्रोटेस्ट एक कानूनी रास्ता है और अपनी असहमति जताने के लिए प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए, लेकिन वो लोग कब प्रोटेस्ट से दंगों पर उतर जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। और तो ट्राइब्स का एक बड़ा समूह साल 1947 से आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। दोस्तों, मणिपुर भारत का अखंड हिस्सा है, ये बात उन्हें समझने में आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। नागा ट्राइब्स के लोग नागालैंड और मणिपुर के हिस्से को मिलाकर एक अलग देश का निर्माण करना चाहते हैं और कुकी ट्राइब्स म्यांमार के हिस्से को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहती है। लेकिन ऐसा क्यों? कुकी और नागा ट्राइब्स मैतेई समुदाय से पूरी तरह से नफरत क्यों करती हैं? दोस्तों, ये सारे सवाल मणिपुर के बारे में जानकारी रखने वाले हर व्यक्ति के मन में आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सबकी मांगे अलग अलग है। किसी को ट्राइब्स को बचाए बिना जंगली जीवन को बचाना है और किसी को मेजोरिटी में होने के बावजूद एसटी का स्टेटस चाहिए और किसी को तो इस देश में ही नहीं रहना। दोस्तों, कोई भी एक सॉल्यूशन इन सबको खुश नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो कभी सोल्व नहीं होगा। लेकिन इसे सोल्व करने का तरीका आखिर क्या है? क्या मणिपुर ऐसा ही हमेशा झुलसता रहेगा और क्या ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हमेशा बने रहेंगे? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हमें आने वाले समय में मिल जाएगा जब भारत सरकार की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय हुए बिना, भारत की अखंडता पर चोट किए बिना कोई ना कोई हल जल्दी निकाला जाएगा। और दोस्तों, खास तौर पर मणिपुर के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बिल को दोबारा से रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए। अगर इस पर एक तरफा होने के इल्जाम लग रहे हैं तो इसकी जांच सेंट्रल एजेंसियों से होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मणिपुर का यह मसला कब तक सुलझ जाएगा और आप मणिपुर की आज की हालत के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कौन लोग जिम्मेदार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कुछ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।